हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स की एक प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं जो कि एक स्टूडेंट्स के द्वारा पूछी गई है। और प्रॉब्लम है अपने पास टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी टाइम एग्जाम में 16 मार्क्स के अंदर डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। और ये परटर्बेशन थ्योरी के ऊपर अपना थर्ड लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर से जो फर्स्ट लेक्चर उसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया था। सेकंड लेक्चर में हमने टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी के बारे में पढ़ा था। और आज के इस लेक्चर में हम जो टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब अगर आप इस लेक्चर को बहुत ज़्यादा डीपली समझना चाहते हैं तो जो बेसिक इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है आप वो देख के आइए। आपको ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डीपली समझ में आ जाएगा कि ये टॉपिक फिजिकली अपने को क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी में क्या होगा, अपने पास जो हैमिल्टोनियन है सिस्टम का, जो मेन हैमिल्टोनियन है वो टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। टाइम के ऊपर डिपेंड करने का मतलब क्या है कि मेरे पास ये एक एटम है और इस एटम को मैंने अभी किसी भी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर नहीं रख रखा, तो इस सिस्टम के पास क्या है, कुछ ना कुछ हैमिल्टोनियन है। और वो हैमिल्टोनियन क्या करेगा, टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, टाइम डिपेंडेंट हैमिल्टोनियन। और जब भी कोई हैमिल्टोनियन टाइम के ऊपर डिपेंड करता है तो हम वहाँ पे क्या स्टडी करते हैं, टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी स्टडी करते हैं। ठीक है, अब तक ये जो एटम है वो किस में रखा था, किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में नहीं रखा था, वैक्यूम में था। तो उस टाइम पे सिस्टम का एक हैमिल्टोनियन था, एक एनर्जी थी, एक कुछ ना कुछ वेव फंक्शन भी था। ठीक है, अब इस सिस्टम को उठा के मैंने एक्सटर्नल फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया। जो एक्सटर्नल फील्ड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब टाइम डिपेंडेंट उस एक्सटर्नल फील्ड के कारण क्या होगा, इस सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ करेक्शन टर्म ऐड होगी। जो करेक्शन टर्म ऐड होगी, चाहे वो हैमिल्टोनियन में ऐड हो या फिर वो वेव फंक्शन में ऐड हो या फिर वो एनर्जी के अंदर ऐड हो या फिर किसी भी चीज़ में वो करेक्शन टर्म ऐड हो, वो टाइम के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अपने पास जो हैमिल्टोनियन है वो टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। और जब हैमिल्टोनियन अपने पास टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, तो हम किसका यूज करते हैं, टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी का यूज करते हैं। और हमने अरनफेस्ट थ्योरम में पढ़ा है, अगर हैमिल्टोनियन टाइम पे इंडिपेंडेंट होगा तो टोटल एनर्जी कंजर्व होगी। अगर जो हैमिल्टोनियन है अपने पास, ये जो H है ये टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर हैमिल्टोनियन टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा तो अपने पास जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। और अगर टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहती है तो वहाँ पे हम एनर्जी करेक्शन निकालते हैं, जो कि हमने टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी में ऑलरेडी निकाल लिया है। ठीक है, जो वहाँ पे हमने फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकाली, सेकंड ऑर्डर करेक्शन निकाली एनर्जी के अंदर। आज हम क्या करेंगे, अपने पास यहाँ पे आज जो हैमिल्टोनियन है वो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हमने क्या बोला, टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, मतलब यहाँ पे सारी चीज़ क्या होंगी, अपने पास टाइम डिपेंडेंट होगी। तो यहाँ पे जो हैमिल्टोनियन है वो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और जब हैमिल्टोनियन टाइम के ऊपर डिपेंड करता है तो सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व्ड नहीं रहती। अब अगर सिस्टम की टोटल एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है तो हम यहाँ पे एनर्जी तो कैलकुलेट करने नहीं वाले, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब टोटल एनर्जी कंजर्व क्यों नहीं है इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा तो आपको ये बात भी समझ आ जाएगी कि सिस्टम की टोटल एनर्जी कंजर्व क्यों नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अपने पास क्या होगा, सिस्टम एक स्टेट में भी मिल सकता है और दूसरी स्टेट में भी पाया जा सकता है। सपोज दैट अपने पास ये कोई एक दो स्टेट है। ठीक है, इस फर्स्ट स्टेट को मैंने क्या बोल दिया, साई ए बोल दिया, और साई ए स्टेट की जो एनर्जी है उसको मैंने बोल दिया ई ए। ये मेरे पास कोई स्टेट सेकेंड है जिसको मैंने साई बी बोल दिया, और साई बी स्टेट की जो एनर्जी है ये इसको हमने बोल दिया ई बी। ठीक है, तो अब यहाँ पे टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं है तो सिस्टम जो पार्टिकल है वो स्टेट में भी पाया जा सकता है और पार्टिकल इस स्टेट में भी पाया जा सकता है। पार्टिकल यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी कर सकता है और पार्टिकल यहाँ पे एमिशन भी कर सकता है। अगर बाहर से एनर्जी थी, पार्टिकल एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहाँ जा सकता है, एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है। और एक्साइटेड स्टेट से एनर्जी को इमिट करके किस में आ सकता है, फर्स्ट स्टेट में भी आ सकता है, ग्राउंड स्टेट में भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी का एब्जॉर्प्शन भी होगा और एनर्जी का एमिशन भी होगा। ठीक है, इस कारण से यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व्ड नहीं रहेगी। तो हम बोल सकते हैं जब एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या एमिशन होगा तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो क्या रहेगी, चेंज होगी। वो एनर्जी क्या होगी, चेंज होगी। और एनर्जी चेंज होगी तो हम बोल देंगे कि यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व नहीं है। इसी कारण से हम यहाँ पे एनर्जी करेक्शन नहीं निकालते हैं, किसमें, टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी के अंदर। अब क्वेश्चन ये है कि टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी में हम कैलकुलेट क्या करना चाहते हैं। तो अपने को यहाँ पे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, अपर स्टेट में पार्टिकल की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, लोअर स्टेट में पार्टिकल की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। यहाँ पे पार्टिकल फर्स्ट स्टेट में भी मिल सकता है, यहाँ पे पार्टिकल थोड़े टाइम बाद सेकंड स्टेट में भी मिल सकता है। अगर थोड़े टाइम बाद देखो तो पार्टिकल वापस किस में मिल सकता है, फर्स्ट स्टेट के अंदर मिल सकता है। तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन होगी, चाहे वो एमिशन से हो या फिर वो एब्जॉर्प्शन के कारण हो, अपने को यहाँ पे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अब इसको एग्जाम में कैसे लिख के आना है, अब इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं।
तो लेट टोटल हैमिल्टोनियन ऑफ सिस्टम का जो टोटल हैमिल्टोनियन होगा, इनिशियल हैमिल्टोनियन क्या होगा, जब सिस्टम को मैंने बाहर किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में नहीं रखा उस टाइम, मान लिया ये मेरे पास एक सिस्टम है, इसको मैंने किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में नहीं रखा, तो उस टाइम सिस्टम का जो हैमिल्टोनियन होगा वो एच नोट होगा। एच नोट का मतलब क्या है, सिस्टम अभी ग्राउंड स्टेट के अंदर है, ठीक है, आई बात समझ। या फिर हम ये बोल सकते हैं सिस्टम में जब हमने बाहर से कोई भी पर्टर्बेशन टर्म ऐड नहीं कर रखी, उस टाइम सिस्टम का हैमिल्टोनियन क्या है, एच नोट है, इसको हम जीरोथ ऑर्डर हैमिल्टोनियन भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे ही उठा के सिस्टम को मैं किसी एक्सटर्नल टाइम डिपेंडेंट फील्ड में प्लेस करता हूं, तो उस टाइम डिपेंडेंट फील्ड के कारण क्या होगा, इस सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ करेक्शन टर्म ऐड होगी, वो करेक्शन टर्म किसके ऊपर डिपेंड करेगी, टाइम के ऊपर डिपेंड करेगी। तो इनिशियल हैमिल्टोनियन अपने पास ये था, एक्सटर्नल फील्ड में रखा है, एक्सटर्नल फील्ड के कारण हैमिल्टोनियन में जो करेक्शन टर्म आई वो क्या आ गई अपने पास, ये वाली करेक्शन टर्म आ गई। तो इनिशियल हैमिल्टोनियन ये है, करेक्शन टर्म ये है, दोनों को ऐड कर दूंगा तो क्या जाएगा अपने पास, सिस्टम का टोटल हैमिल्टोनियन आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा H इक्वल टू एच नोट प्लस एच प्राइम टी, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे हमने बोला एच नोट क्या है, मेन हैमिल्टोनियन है, ये जो मेन हैमिल्टोनियन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, टाइम इंडिपेंडेंट है, ठीक है। उसके बाद जो एच प्राइम टी है, एच इज द फंक्शन ऑफ टी, मतलब यहाँ से जो हैमिल्टोनियन है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसको हमने बोला परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन, या फिर सिस्टम को जब हम बाहर किसी एक्सटर्नल टाइम डिपेंडेंट फील्ड में रखते हैं तो उस टाइम उसमें जो करेक्शन टर्म ऐड होगी हैमिल्टोनियन में, उसको हमने क्या बोला, परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन बोला। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। उसके बाद एक पॉइंट के ऊपर और थोड़ा सा बात कर लेते हैं, और ये पॉइंट आपको यहाँ इसके बाद लिखना है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या, फ्रॉम अरनफेस्ट थ्योरम इज हैमिल्टोनियन इज टाइम इंडिपेंडेंट देन टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। अरनफेस्ट थ्योरम हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसके बारे में अगर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं अरनफेस्ट थ्योरम बाय कांस्टेंट पागल, तो आपको मिल जाएगा। तो अरनफेस्ट थ्योरम अपने को क्या कहती है, अगर हैमिल्टोनियन टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है तो अपने पास जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी, ठीक है। अब अगर हैमिल्टोनियन टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो यहाँ पे टोटल एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहेगी, ठीक है। तो बट हैमिल्टोनियन डिपेंड ऑन टाइम देन टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम नॉट कंजर्व्ड, देयर विल बी एब्जॉर्प्शन और एमिशन। जब हैमिल्टोनियन टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, तो यहाँ पे हैमिल्टोनियन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो यहाँ पे पार्टिकल एब्जॉर्प्शन भी कर सकता है और पार्टिकल एमिशन भी कर सकता है। एब्जॉर्प्शन और एमिशन के कारण क्या होगा, एनर्जी में चेंज होगा। अब एनर्जी में चेंज होगा तो हमने यहाँ पे बोल दिया जो टोटल एनर्जी है वो क्या नहीं रहेगी, कंजर्व्ड नहीं रहेगी, ठीक है। तो सो इन टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट। तो इस टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी में हम क्या करेंगे, जो टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन ट्रांजिशन है, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने की प्रोबेबिलिटी या फिर दूसरी स्टेट से वापस से फर्स्ट स्टेट में आने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद अपने पास ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट अपने को ऐड करना है। और इस पॉइंट में क्या है, मान लिया अपने पास कोई भी दो स्टेट है, हमने बोल दिया अपने पास एक स्टेट साई 1 है, दूसरा स्टेट क्या है, साई 2 है, जो कि किसी मेन हैमिल्टोनियन की स्टेट है। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि मेरे पास ये स्टेट फर्स्ट है, ठीक है, ये वाली, और ये स्टेट क्या है, सेकंड है, ठीक है। इसको मैंने साई ए बोल दिया, इसको मैंने साई बी बोल दिया। साई ए के कोरस्पोंडिंग जो एनर्जी है वो मैंने ई ए बोल दिया, साई बी के कोरस्पोंडिंग जो एनर्जी है इसको मैंने क्या बोल दिया, ई बी बोल दिया। अब हमने टाइम डिपेंडेंट एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया है, ठीक है, इन स्टेट्स के बीच में। तो हम यहाँ स्टेट्स के बीच में तो ट्रांजिशन, तो इन स्टेट के बीच में क्या होगी, ट्रांजिशन होगी, और इनकी जो ट्रांजिशन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो टाइम के ऊपर डिपेंड करेगी। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अपने पास जो पार्टिकल है वो स्टेट 1 में भी मिल सकता है और वो पार्टिकल स्टेट सेकंड में भी मिल सकता है। तो हमने यहाँ पे बोल रखा है लेट अस कंसीडर टू स्टेट साई ए एंड साई बी विद कोरस्पोंडिंग एनर्जी ई ए एंड ई बी, ये हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करके बताया है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में हम क्या बात करेंगे, उसके बाद अपने पास इक्वेशन नंबर सेकंड है। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या बोलती है कि जब मैं एच नोट को, एच नोट क्या है अपने पास, जब सिस्टम के ऊपर मैंने बाहर से कोई भी फील्ड अप्लाई नहीं कर रखा है, मतलब कोई भी करेक्शन टर्म ऐड नहीं कर रखी है, सिस्टम किस में, ग्राउंड स्टेट में है या फिर जीरोथ ऑर्डर में, तो एच नोट, तो ये मेरे पास सिस्टम है, सिस्टम के ऊपर मैंने कोई भी फील्ड अप्लाई नहीं कर रखा है एक्सटर्नल फील्ड, उस टाइम सिस्टम का जो हैमिल्टोनियन है वो क्या है, एच नोट है, और जो वेव फंक्शन है वो क्या है, साई एन 0 है, ठीक है। अब अगर मैं इस हैमिल्टोनियन को इस साई एन 0 के स्टेट के ऊपर ऑपरेट करूं तो ये अपने को क्या देगा, ई एन एनर्जी आइगन वैल्यू देगा और साथ में सेम स्टेट अपने को दे देगा। इसको हमने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब अगर मैं इस एच नोट को, क्योंकि ये दोनों जो स्टेट हमने लिए हैं ये दोनों क्या है, मेन हैमिल्टोनियन की स्टेट है, ठीक है। अब अगर मैं एच नोट इस साई ए स्टेट के ऊपर ऑपरेट करूँ,
ठीक है। और फिर मैं इस एच नोट को साई बी के ऊपर ऑपरेट करूँ तो मैं साई ए के ऊपर ऑपरेट करूँगा तो अपने को जो एनर्जी मिलेगी वो क्या मिलेगी, ई ए एनर्जी मिलेगी। और जब मैं इस एच नोट को इस ई बी स्टेट के ऊपर साई बी स्टेट के ऊपर ऑपरेट करूँगा तो अपने को एनर्जी क्या मिलेगी, ई बी मिलेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमने यही बता रखा, जो एच नोट है इसको मैंने साई ए स्टेट के ऊपर ऑपरेट किया, इस वाली स्टेट के ऊपर ऑपरेट किया तो अपने को एनर्जी क्या मिलेगी, ई ए मिल जाएगी। और जो स्टेट है वो यहाँ पे अपने को सेम मिलेगी, ठीक है। अगर यहाँ पे स्टेट चेंज होती है तो ये एनर्जी आइगन वैल्यू है, इसका कोई भी फिजिकल मीनिंग नहीं रह जाता और ये अपने किसी काम की नहीं होती। अगर स्टेट चेंज होती है उस केस की बात है ये, ठीक है। तो स्टेट यहाँ पे क्या रहेगी, सेम रहेगी, सेम एज इट इज। एच नोट को मैंने साई बी स्टेट के ऊपर ऑपरेट करवाया, ऑपरेट करवाने के बाद एनर्जी कितना मिल जाएगी अपने को, ई बी एनर्जी मिल रही है यहाँ पे, और जो साई बी स्टेट है वो यहाँ पे एज इट इज रहेगी, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एरनफेस्ट थ्योरम क्या बताती है और इसमें अपने को क्या करना है। अब नाउ टोटल क्वांटम स्टेट ऑफ सिस्टम कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब हमने जो बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स को जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमने पढ़ा था जो अपने पास क्वांटम स्टेट है इनको हम, या जो जो क्वांटम स्टेट है इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर लिख सकते हैं। पार्टिकल यहाँ पे स्टेट फर्स्ट के अंदर भी पाया जा सकता है, पार्टिकल यहाँ पे स्टेट सेकंड के अंदर भी पाया जा सकता है। दोनों स्टेट में पार्टिकल के पाए जाने की क्या होगी, कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी। तो इस स्टेट में पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है इसको मैंने क्या बोल दिया, सी ए और साई ए ये बोल दिया, ठीक है। इस स्टेट में पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी मैंने इसको क्या बोल दिया, सी बी बोल दिया। स्टेट क्या है अपने पास, साई बी स्टेट है, ठीक है। अब इन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये जो क्वांटम स्टेट है इनको मैं लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इन दोनों क्वांटम स्टेट को मैंने यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। और यहाँ पे क्या लिख रखा है हमने, साई नोट, और यहाँ पे जो टाइम है वो टाइम कितना है, 0 है। मतलब कोई भी चीज़ यहाँ पे टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। मतलब ये सिस्टम का जो अभी ये जो सिस्टम है वो किस में है, अभी ये सिस्टम ऐसी स्टेज में है जब मैंने बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं कर रखा, ठीक है। तो जब बाहर से कोई भी फील्ड अप्लाई नहीं कर रखा तो जो मेन हैमिल्टोनियन है वो तो टाइम के ऊपर डिपेंड कर नहीं रहा। तो मेन हैमिल्टोनियन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो हमने यहाँ पे जो साई इज द फंक्शन ऑफ टी और जो टी की वैल्यू वो कितना ली है, 0 ली है, क्योंकि टाइम अब तक ये जो स्टेट है वो टाइम इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर टाइम डिपेंडेंट फील्ड अप्लाई करेंगे। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या करने वाले हैं कि अपने पास ये जो सिस्टम है, ठीक है, वो अभी t इक्वल टू 0 टाइम के ऊपर है, ठीक है। और जैसे ही मैं इस सिस्टम को उठा के कहाँ पे रखता हूँ, एक्सटर्नल फील्ड में रखता हूँ, तो इस सिस्टम के अंदर टाइम डिपेंडेंट कुछ ना कुछ टर्म ऐड होती है, ठीक है। अब मेरे को करना क्या है, यहाँ पे मेरे को सिर्फ इतना करना है कि ये जो टी नोट से टाइम कितना है, टी नोट है, तो इस टाइम को टी इक्वल टू टी नोट से कहाँ तक लेके जाऊँगा, टी तक लेके जाऊँगा, ठीक है। तो अब टी इक्वल टू टी नोट से टी तक लेके जाने में मेरे को किसका यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर क्या होता है, टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर अपने को बताता है कि मान लिया मेरे पास ये कोई एक क्वांटम स्टेट है, मैंने बोल दिया ये मेरे पास साई ए एक क्वांटम स्टेट है, ठीक है। तो ये क्वांटम स्टेट एक दिन बाद कैसी दिखाई देगी, 2 दिन बाद कैसी दिखाई देगी, मतलब टाइम के साथ इस क्वांटम स्टेट में कितना चेंज आएगा, ये बात अपने को कौन बता सकता है, टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर बता सकता है कि किसी भी सिस्टम की जो एनर्जी है, उसका वेव फंक्शन है, उसका हैमिल्टोनियन है, उसमें टाइम के साथ कितना चेंज आएगा। अगर मैं इस स्टेट के ऊपर अगर टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर ऑपरेट कर दूं तो ये क्या करेगा, अपने को बता देगा कि कुछ टाइम बाद, जितनी टाइम लिमिट अपने को चाहिए है उतने उस टाइम लिमिट बाद ये क्वांटम स्टेट किस टाइप से दिखाई देगी। और टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर के ऊपर भी हमने ऑलरेडी लेक्चर अपलोड कर रखा है, ठीक है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप यूट्यूब पर डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। तो सो क्वांटम स्टेट इनिशियली किस पे थी, टी इक्वल टू 0 टाइम पे थी। टी इक्वल टू 0 से कहाँ तक लेके जाना है, टी के ऊपर लेके जाना है, तो हमने किसका यूज किया यहाँ पे, टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर का यूज किया। अब जो टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर है उसका डायरेक्ट रिजल्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, यू कैप से मैंने टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर को डिनोट किया है। और ये क्या होता है, ई की पावर माइनस आयटा एच कट टी माइनस टी नोट डिवाइड बाई एच कट, ठीक है। तो अब यहाँ पे टी इनिशियली कितना है, टी अपने पास 0 है, तो यहाँ पे टी की वैल्यू मैं कितना रख दूंगा, 0 रख दूंगा, तो टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर ये आ जाएगा अपने पास। तो अपने पास इनिशियली जो क्वांटम स्टेट है वो क्या है, साई, और t इक्वल टू कितने पे है, 0 पे है, ठीक है। अब t इक्वल टू 0 से मैं कहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ, इसको t के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, तो मैंने इसके ऊपर ये टाइम एवोल्यूशन इसके ऊपर ऑपरेट किया। ऑपरेट करने के बाद अपने को क्या दे देगा, साई टी स्टेट के ऊपर अपने को ये दे देगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये मेरे पास टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर है, इसको मैंने साई इक्वल टू टी 0 के ऊपर ऑपरेट किया,
ठीक है, जीरो पे ऑपरेट किया तो ये मेरे को कौन सी स्टेट दे देगा, ये वाली स्टेट दे देगा। ठीक है, फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, यहाँ पे जो टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर है इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। पुट करने के बाद अब ये टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर की वैल्यू ये है, इसको मैंने यहाँ पे इस स्टेट पे साई जीरो स्टेट पे, जीरो साई जीरो का मतलब क्या है, जो साई है वो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है और इनिशियली टाइम कितना ले रखा है हमने, जीरो ले रखा है, इसलिए हमने यहाँ पे जीरो रख दिया। तो टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर को इस टी इक्वल टू जीरो वाली स्टेट पे ऑपरेट किया तो ये अपने को क्या दे देगा, जो स्टेट है वो किस पे दे देगा, टी टाइम के ऊपर अपने को दे देगा। ठीक है, अब ये वाली जो स्टेट है इसकी वैल्यू हमने निकाल रखी है। ठीक है, अब कहाँ पे निकाली है, साई जीरो की वैल्यू हमने जो अपने पास इक्वेशन नंबर 4 है ये वाली, ठीक है, यहाँ पे निकाल रखी है। ठीक है, साई जीरो के ऊपर, यहाँ पे मैं इसको साई जीरो भी लिख सकता हूँ, तो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं ये वैल्यू पुट करूंगा तो एच नोट क्या है अपने पास, यहाँ पे ये जो एच नोट दे रखा है ये सिस्टम का क्या है, मेन हैमिल्टोनियन है। तो ये वाली टर्म हमने यहाँ पे एज इट इज रखी, ये जो टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर है इसको भी मैंने यहाँ पे एज इट इज रखा। अब ये वाली जो स्टेट है, ठीक है, साइज जीरो वाली, तो इसकी इक्वेशन नंबर 4 से उठा के हमने ये वाली जो वैल्यू है वो पुट कर दी। अब यहाँ पे ये जो सी ए है और ये जो सी पी है, जैसे ही मैं इसको इसके ऊपर ऑपरेट करूँगा तो ये किस पे आ जाएगा, साई इक्वल टू टी के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही साई इक्वल टू टी के ऊपर आएगा तो ये जो सी ए है वो भी टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा और जो सी बी है वो भी टाइम के ऊपर डिपेंड करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में हमने यहाँ पे क्या किया, अब अगर मैं इस एच नोट को, अगर मैं ये वाला जो अपने पास एच नोट है, इस एच नोट को मैंने किस स्टेट के ऊपर ऑपरेट किया, साई ए स्टेट के ऊपर ऑपरेट किया। तो जब हम एच नोट को साई ए स्टेट के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो ये अपने को क्या देता है, ई ए एनर्जी देता है और जो ये जो स्टेट है ये एज इट इज देता है। ठीक है, ये वाली बात भी हमने यहाँ पे पढ़ ली। इक्वेशन नंबर 2.1 और इक्वेशन नंबर 3 के अंदर हमने पढ़ लिया कि एच नोट को जब मैं साई ए स्टेट के ऊपर ऑपरेट करता हूँ तो ये एनर्जी और ये स्टेट मिलती है, सिमिलर साई बी स्टेट के ऊपर ऑपरेट करता हूँ तो ये एनर्जी और ये स्टेट मिलती है। इन दोनों इक्वेशन का अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे क्या किया है, ये वाली स्टेट यहाँ पे एज इट इज रखी, ये वाली जो टर्म है यहाँ पे एच नोट है, एच नोट को मैं किसके ऊपर ऑपरेट करता हूँ, साई ए के ऊपर ऑपरेट करता हूं तो अपने को क्या देगा, ई ए एनर्जी देगा। तो हमने एच नोट की जगह यहाँ पे क्या रख दिया, ई ए रख दिया, यहाँ पे ई ए रख दिया। ठीक है, और ये जो सी ए है इसको यहाँ पे एज इट इज रख लिया। अब इसको उठा के मैं किसके ऊपर ऑपरेट करता हूँ, इस साई बी स्टेट के ऊपर ऑपरेट करता हूँ तो अपने को एनर्जी कितना मिलेगी, ई बी एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एच नोट की जगह अपने को क्या मिल गया, ई बी मिल गया। ठीक है, मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने एच नोट को साई ए के ऊपर ऑपरेट करवाया तो अपने को क्या देगा, ई ए एनर्जी देगा। फिर मैंने इस स्टेट को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया और फिर एच नोट को इस साई बी स्टेट के ऊपर ऑपरेट कर दिया। ठीक है, तो अपने पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमने फिर किसका यूज किया, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज किया। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है अपने पास, एच साई टी, ठीक है, इक्वल टू आयटा एच कट कर ली साई बाई कर ली टी, और ये जो साई है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अब अपने पास ये जो स्टेट आई है साई इक्वल टू टी वाली, तो यहाँ पे ये जो सी ए है ये भी टाइम का फंक्शन है और ये जो सी बी है ये भी टाइम का फंक्शन है, ये दोनों टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। हम आगे बार बार इस चीज़ को डिनोट करके यहाँ पे नहीं दिखाएंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप में अपने को क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे एच है, एच की वैल्यू हमने, ये क्या है, मेन हैमिल्टोनियन है, सॉरी जो टोटल हैमिल्टोनियन है, एच इक्वल टू क्या था अपने पास, एच नोट प्लस एच प्राइम और टी। ठीक है, अब h की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा, साई t की जगह ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे उठा के साई t की जगह पुट कर दूंगा, आयटा h का t यहाँ पे एज इट इज रहेगा, कर ली और कर ली t एज इट इज रहेगा, साई t की जगह मैं ये वाली कंप्लीट वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने डायरेक्टली ये वैल्यू यहाँ पे पुट करके दिखाएंगे। ठीक है, तो हमने नेक्स्ट स्टेप में ये वाली जो वैल्यू हो ये किसकी है, h की वैल्यू है अपने पास, ये वाली वैल्यू किसकी है अपने पास, साई t की वैल्यू है, और आयटा h कट कर लिया और कर ली t एज इट इज, और ये किसकी वैल्यू, फिर से साई t की वैल्यू है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम करने वाले हैं इस एच नोट की मल्टीप्लाई, ये वाला जो एच नोट है इसकी मल्टीप्लाई मैं इस टर्म के साथ करूंगा पहले, फिर मैं इस एच नोट की मल्टीप्लाई इस वाली टर्म के साथ करूंगा। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन इस h1t की मल्टीप्लाई मैं इसके साथ करूंगा और फिर h1t की मल्टीप्लाई मैं इसके साथ करूंगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यही कर रखा है, एच नोट की मल्टीप्लाई इस टर्म के साथ करके हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब सेकंड में इस एच नोट की मल्टीप्लाई करके हमने इस टर्म के साथ यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फिर मैंने एच प्राइम आएगा यहाँ पे, h1 नहीं एच प्राइम की मल्टीप्लाई मैंने इसके साथ की, फिर एच प्राइम की मल्टीप्लाई मैंने इसके साथ की। तो फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई की एच प्राइम की, तब तो मेरे पास ये वाली स्टेट आ जाएगी, एच प्राइम की इस स्टेट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये वाली स्टेट आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमने किसका साइन लगाया, इक्वल का साइन लगाया, इक्वल के साइन के बाद यहाँ पे क्या है, आयटा एच कट है, आयटा एच कट यहाँ पे एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो करली और करली टी है,
ठीक है। इस पूरी वाली ये जो कंप्लीट टर्म है, इस कंप्लीट टर्म का टाइम के रिस्पेक्ट में मैं डेरिवेटिव करके इसको आगे लिख देता हूँ। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? ये जो सी ए है इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन बोल दिया, और ये जो सेकंड है e की पावर में है इसको मैंने यहाँ पे सेकंड फंक्शन मान लिया, ठीक है। तो सी ए का अगर मैं डेरिवेटिव करूँगा तो सी ए क्या है, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सी ए डॉट आ जाएगा अपने पास, ठीक है। सेकेंड वाली टर्म एज इट इज़ रहेगी, ठीक। उसके बाद मैं सी ए को एज इट इज़ रखूँगा और इसका डेरिवेटिव कर दूंगा। ई की पावर में जो टर्म होती है ई की पावर का एज इट इज़ आ जाता है, और फिर पावर का डेरिवेटिव करते हैं तो पावर अलग से आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डेरिवेटिव करके लिख रखा आयटा एच कट वाली टर्म एज इट इज़, ठीक है। उसके बाद मैंने डेरिवेटिव किया तो सबसे पहले क्या आएगा, सी ए डॉट आएगा। उसके बाद जो ई की पावर वाली टर्म है वो यहाँ पे एज इट इज़ रख रखी है, और ये स्टेट भी यहाँ पे एज इट इज़ रख ली, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव किया, सेकंड को एज इट इज़ रख लिया। अब सेकंड फर्स्ट को एज इट इज़ रखता हूँ, फर्स्ट को मैंने यहाँ पे सी ए को यहाँ पे एज इट इज़ रखा। अब ये जो ई की पावर वाली टर्म है इसका डेरिवेटिव करूँगा तो ये एज इट इज़ आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो ये ई की पावर वाली टर्म का डेरिवेटिव एज इट इज़ मिला। फिर पावर का किया तो पावर का अपने पास ये आ जाएगा, जो साई ए है ये अपने पास एज इट इज़। बिल्कुल सिमिलर ये जो साई बी वाली जो स्टेट है इसका भी मैं ऐसे ही करने वाला हूँ। साई बी का करूँगा तो एक बार तो साई बी डॉट मिलेगा, ये कंप्लीट टर्म एज इट इज़ मिलेगी। फिर मैं साई बी को एज इट इज़ रखूँगा, इसका डेरिवेटिव करूँगा, ई की पावर का एज इट इज़ मिलेगा, और फिर पावर का करूँगा तो माइनस आयटा ई बी बाई एच कट अपने को अलग से मिल जाएगा। तो ये वाला जो कंप्लीट स्टेप है ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप में ये जो एच नोट है, इस एच नोट को मैं इस साई ए स्टेट के ऊपर ऑपरेट करवा दूंगा, ठीक है। एच नोट को जब मैं साई ए स्टेट के ऊपर ऑपरेट करवाता हूं तो क्या मिलता है, ई ए स्टेट मिलती है अपने को, ठीक है। और सिमिलर इस एच नोट को इस साई बी स्टेट के ऊपर मैं यहाँ पे ऑपरेट करवा दूंगा। और क्या करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप में, ये जो आयटा एच कट है इसको हम बाहर निकाल लेंगे। आयटा एच कट को बाहर निकालेंगे तो ये वाला साइन किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं एक बार नेक्स्ट स्टेप में, ये वाला स्टेप देखते हैं एक बार, ये वाला स्टेप आगे कैसे लिख रखा है, ये रहा, ठीक है। तो सी ए यहाँ पे एज इट इज़ ई की पावर में जो टर्म थी वो एज इट इज़ एच नोट को जब मैंने साई ए स्टेट के ऊपर ऑपरेट करवाया तो यहाँ पे क्या जाएगा, ई ए साई ए मिल जाएगा। उसके बाद प्लस का साइन एज इट इज़, यहाँ पे प्लस का साइन एज इट इज़, ठीक है। सी बी ई की पावर वाली टर्म एज इट इज़ लिख रखी है, सी बी ई की पावर वाली टर्म यहाँ पे एज इट इज़ रख रखी है। इस एच नोट को साई बी स्टेट के ऊपर ऑपरेट करवाऊंगा तो कितनी एनर्जी मिल जाएगी, ई बी एनर्जी मिल जाएगी, और स्टेट क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहाँ पे एच नोट की जगह क्या लिख दिया, ई बी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जो आगे वाली टर्म है, आगे वाली टर्म क्या है, सी ए ई की पावर समथिंग और एच प्राइम टी, ये हमने यहाँ पे एज इट इज़ रखा। अब यहाँ तक जो इक्वल टू के साइन तक हमने जो टर्म है उसको सेम रखा है, ठीक है। अब अपने पास क्या है, आयटा एच कट को एज इट इज़ रखा है, ये वाली जो टर्म है इसको भी हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, जो प्लस है, अब माइनस आयटा एच कट को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। माइनस आयटा एच कट को बाहर निकाला तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। आयटा एच कट हमने बाहर निकाल लिया और बाकी की जो सब स्टेट हैं उसको हमने एज इट इज़ रख दिया, ठीक है। बिल्कुल ये जो फोर्थ वाली स्टेट है इसमें भी माइनस आयटा एच कट है, इस माइनस आयटा एच कट को मैंने यहाँ पे निकाला तो क्या जाएगा, आयटा एच कट मिलेगा, और सी बी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इनटू में ये ए भी मिलेगा, और कंप्लीट टर्म अपने को यहाँ पे एज इट इज मिल जाएगी। आई होप आपको ये स्टेप भी समझ में आ गया होगा कि हमने इसमें क्या किया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो कंप्लीट इक्वेशन आई है ये, और उसके बाद ये वाली कंप्लीट की कंप्लीट एक इक्वेशन है अपने पास, ध्यान रखना, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट करवाएंगे, किसके साथ, साई ए के साथ। और जब मैं साई ए के साथ इसका स्केलर प्रोडक्ट करवाऊंगा तो अपने को क्या क्या देखने को मिलेगा, एक बार बात कर लेते हैं इस पर भी। तो स्केलर प्रोडक्ट मैं किस किस के साथ करवाने वाला हूँ, एक तो ये वाली जो स्टेट है, ये वाली जो स्टेट है इसके साथ स्केलर प्रोडक्ट करवाऊंगा, एक इस वाली स्टेट के साथ स्केलर प्रोडक्ट करवाऊंगा, ये वाली स्टेट के साथ स्केलर प्रोडक्ट करना है, इस वाली स्टेट के साथ भी स्केलर प्रोडक्ट करना पड़ेगा, इस स्टेट के साथ भी स्केलर प्रोडक्ट करेंगे, और यहाँ पे जो साई ए स्टेट है इसके साथ भी स्केलर प्रोडक्ट, साई बी के साथ भी स्केलर प्रोडक्ट करेंगे, और इसके साथ भी स्केलर प्रोडक्ट करेंगे, किसका, साई ए का, ठीक है। तो जब इसके साथ स्केलर प्रोडक्ट करूंगा, फर्स्ट स्टेट के साथ स्केलर प्रोडक्ट करूंगा मैं इसका, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हमने ई ए तो मैंने बाहर लिख लिया, और क्या है, जो फर्स्ट स्टेट है वो साई ए है तो मैंने लिखा साई ए और साई ए, ठीक है। इस टाइप से स्केलर प्रोडक्ट करके मैं लिखूंगा, ई ए को मैंने बाहर लिखा, साई ए, ई बी को मैं बाहर लिख लूँगा, क्या जाएगा, साई बी, साई ए, साई बी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसके साथ भी स्केलर प्रोडक्ट करूँगा तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा अपने को, साई ए मिल जाएगा, इसके साथ भी क्या मिल जाएगा, इधर साई ए मिल जाएगा। तो इस कंप्लीट के साथ स्केलर प्रोडक्ट कैसे करेंगे कि साई ए के साथ हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करवा देंगे इन टर्म की, ठीक है। मल्टीप्लाई को स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं।
तो नेक्स्ट स्टेप में अपने को क्या मिलेगा, साई ए के साथ इसके साथ साई ए के साथ इसका स्केलर प्रोडक्ट हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे एक बता देता हूँ मैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साई ए आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, साई ए देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी क्या मिलेगा, साई ए देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी साई ए देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी साई ए देखने को मिलेगा अपने को, और यहाँ पे साई ए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप में। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 6। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर रखा है, जो स्केलर प्रोडक्ट है उस स्केलर प्रोडक्ट को डायरेक्टली यहाँ पे करके लिख रखा है, ठीक है। अब जब हमने स्केलर प्रोडक्ट किया तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों साई ए स्टेट है, ये भी साई ए स्टेट है, तो दोनों स्टेट सेम है, तो ये अपने को कितना देगी, 1 देगी, ठीक है। अगर दोनों स्टेट सेम है तो 1 देगी, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। अगर स्टेट डिफरेंट है, यहाँ पे साई ए है और यहाँ पे साई बी है, तो ये स्टेट कंप्लीट अपने को कितना देगी, ये कंप्लीट अपने को 0 देगी। समथिंग मल्टीप्लाई 0, तो इस कंप्लीट टर्म को क्या कर देगी, 0 कर देगी। यहाँ पे क्या है, साई ए एच प्राइम टी, और यहाँ पे साई ए है, तो मैं इस कंप्लीट टर्म को क्या लिख सकता हूँ, इस कंप्लीट टर्म को लिख सकता हूँ एच ए प्राइम लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, साई ए एच प्राइम साई बी, इस कंप्लीट टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ साई ए बी एच प्राइम लिख सकता हूँ। यहाँ पे दोनों स्टेट फिर से क्या है, सेम है, तो इनकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं 1 लिख सकता हूँ। और यहाँ पे भी स्टेट क्या है, सेम है, साई ए स्टेट है, तो इसकी जगह भी कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे स्टेट कितना है, साई ए साई बी, तो ये कितना देगी अपने को, 0 देगी, और ये अपने को कितना देगी, 0 देगी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यही कर रखा है। हाँ, तो यहाँ पे साई ए था, तो ये पहले वाली टर्म एज इट इज इसकी जगह कितना लिख दिया, 1 लिख दिया। ये साई ए और साई बी थी, ये टर्म कितना देगी, 0 देगी। उसके बाद फिर ये वाली जो टर्म है इसको एज इट इज रखा, और इसको क्या लिख दिया, एच ए और एच प्राइम से हमने इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सब वैल्यू बता दी, वो सब वैल्यू यहाँ पे पुट की है। पुट करने के बाद अपने पास जो इक्वेशन आएगी वो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, और यहाँ पे ये जो साइन है वो किसका है, नेगेटिव का है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इस आयटा एच कट को अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, ठीक है। आयटा क्या हो जाएगा, आयटा स्क्वायर हो जाएगा। आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितना होती है, माइनस होती है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपने को प्लस मिल जाएगा, ठीक है। इस एच कट से ये जो एच कट है वो कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद ये वाली जो टर्म बची है अपने पास, सी ए की पावर आयटा ई ए टी बाई एच कट, ये इस वाली टर्म से क्या हो रही है, यहाँ पे कैंसिल हो रही है, सी ए की पावर आयटा ई ए, और यहाँ पे ये इस टर्म से ये वाली जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो टर्म बची है सी ए की पावर वाली समथिंग, इसको मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया। आयटा एच कट इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो आयटा एच कट यहाँ पे भी मिलेगा और इसके साथ भी मिलेगा, यहाँ वाला कैंसिल हो गया था, ठीक है। अब इक्वल टू के साइड से जो टर्म है, ये वाली टर्म जो है मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया, और ये जो बची है सी बी वाली, और इसको मैंने प्लस में यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में ये जो आयटा एच कट है इसको उठा के इक्वल टू के साइड से उस तरफ लेके चला जाता हूँ, और ई की पावर में जो टर्म है इसको उठा के भी इक्वल टू के साइड से उस तरफ लेके चला जाता हूँ। तो यहाँ पे ये जो सी ए है, सी ए डॉट यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको हमने क्या लिख दिया, डी सी ए बाई डी टी लिख दिया, और इसको भी उठा के उस तरफ लेके जाऊंगा तो इसके भी डिवाइड में आएगा, इसके डिवाइड में आएगा, ये टर्म भी इसके डिवाइड में भी आएगी और इसके डिवाइड में भी आएगी। तो हमने यहाँ पे डिवाइड में ये वाली टर्म लिख दी, ठीक है। अब जो टर्म कैंसिल हो रही है एक दूसरे के साथ उसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे ए की पावर से ए की पावर ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। आयटा एच कट यहाँ पे भी है, आयटा एच कट यहाँ पे भी है, इसको बाहर निकाल लूँगा, ठीक है। और इस वाली टर्म में क्या करेंगे, इसको उठा के ये वाली जो टर्म है इसको उठा के ऊपर लेके चला जाऊँगा, ठीक है। ऊपर लेके जाऊँगा तो क्या आ जाएगा अपने पास, आयटा और टी और एच कट तो क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और क्या बच जाएगा, ई बी माइनस ई ए हो जाएगा, ठीक है। और बाकी वाली सारी टर्म एज इट इज़ रहेंगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे यही कर रखा है, ये हमने सी ए डी सी ए और बाई डी टी 1 बाई आयटा एच कट बाहर निकाल लिया। जो बची हुई टर्म थी वो हमने यहाँ पे लिख दी, और जो यहाँ पे जो नीचे वाली टर्म थी उसको उठा के ऊपर लेके चला जाऊँगा तो ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। अब अपने पास ये जो एच ए है, ये एच ए है, ये एच ए यहाँ पे 0 होने वाला है। 0 किस लिए होने वाला है, इसका रीज़न ये है कि पार्टिकल खुद फर्स्ट स्टेट से फर्स्ट स्टेट के अंदर ट्रांजिशन नहीं कर सकता। मान लिया ये मेरे पास स्टेट ए है, ये स्टेट मेरे पास क्या है, बी है, तो पार्टिकल ए स्टेट से ए स्टेट के अंदर ट्रांजिशन नहीं कर सकता। पार्टिकल अगर बी स्टेट में है तो बी स्टेट के अंदर ही वो ट्रांजिशन नहीं कर सकता। तो अपने पास जो एच ए प्राइम है ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका रीज़न यही है कि पार्टिकल खुद जिस स्टेट में है उसी स्टेट में ट्रांजिशन नहीं कर सकता। तो एच ए और एच बी प्राइम की जो वैल्यू वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस डी और डी टी को उठा के मैं उस तरफ लेके चला जाऊंगा, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, आई टच कट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और आई टच कट से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो
आयटा से इसको मल्टीप्लाई किया, आयटा से हमने इसको डिवाइड किया, तो यहाँ नीचे आयटा स्क्वायर हो जाएगा, आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगी -1 हो जाएगी, ऊपर आयटा बाई एच कट। ठीक है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, या इस कंप्लीट का इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, अब तो ये वाली टर्म तो यहाँ पे 0 हो जाएगी, तो ये सी बी हमने यहाँ पे लिखा, आगे की जो बची हुई टर्म है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, सी ए की वैल्यू आ गई। अगर मेरे को सी बी की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे ए है हमने पीछे स्केलर मल्टीप्लिकेशन किसके साथ किया था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया था साई ए इसके साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया था। अब अगर मैं साई बी के साथ उस इक्वेशन को स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो मेरे को किसकी वैल्यू मिलेगी, सी बी की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब ये प्रोसीजर काफ़ी लंबा हो जाएगा, हम किसका यूज़ करेंगे, इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ ए है वहाँ क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे, और जहाँ पे बी है वहाँ पे क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, एच बी बी मिलेगा। अब एच बी बी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एच बी बी 0 होने का रीज़न क्या है, पार्टिकल खुद बी स्टेट में है और वो बी स्टेट में ट्रांजिशन नहीं कर सकता, तो इस टर्म को हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। 1 बाई आयटा एच कट माइनस आयटा बाई एच कट एज इट इज, जहाँ पे ए था वहाँ पे बी कर दिया, जहाँ पे बी था वहाँ पे ए कर दिया, ये कंप्लीट आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, सी बी की वैल्यू आ गई। अब हम बात करते हैं जीरोथ ऑर्डर की। जीरोथ ऑर्डर पे टाइम क्या है अपना, t इक्वल टू 0 है, और t इक्वल टू 0 में सी ए में पुट करता हूँ तो ये अपने को कितना दे देगा, 1 दे देगा, और सी बी वाली में पुट कर देता हूँ तो ये टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं दोनों के दोनों। ठीक है, तो ये अपने को कितना देगा, 0 देगा। ठीक है, ये तो किसकी थी, t इक्वल टू 0 की। अगर मैं किसी और टाइम के ऊपर बात करूँ तो क्या मिलेगा अपने को, ये मिलेगा, ये सी बी वाली टर्म हमने यहाँ पे एज इट इज रखी, किसी टाइम के ऊपर देख रहे हैं, माइनस आयटा बाई एच कट, यहाँ पे एज इट इज सी ए की वैल्यू कितना निकाली है, 1 निकाली है। एच बी ए को यहाँ पे एज इट इज रखा, और ये कंप्लीट टर्म हमने यहाँ पे एज इट इज रख ली। ठीक है, ये किस पे आ जाएगी, किसी टाइम टी के ऊपर आ जाएगी। अब अपने पास ये वाली जो टर्म है ई ए माइनस ई बी डिवाइड बाई एच कट, ठीक है, इसको हमने क्या पुट कर दिया, डब्ल्यू ए बी पुट कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको डब्ल्यू ए बी लिख दिया, बाकी की सब टर्म यहाँ पे एज इट इज रहेंगी। तो बाकी की जो टर्म है वो तो सब एज इट इज है। हमने वहाँ पे क्या रखा था, क्या था, ई ए माइनस ई बी था डिवाइड बाई एच कट था, उसको हमने क्या पुट कर दिया, डब्ल्यू ए बी पुट कर दिया। और डब्ल्यू ए बी ये अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये किसकी वैल्यू आई है, सी बी की वैल्यू आई है। ठीक है, अब ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो सी ए का क्या कर दूंगा, मोड का स्क्वायर कर दूंगा, तो अपने पास क्या आ जाएगी, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे इसका मोड का स्क्वायर करके लिख दिया। ठीक है, अब अगर मेरे को इसको इन जनरल लिखना है, ठीक है, एन से एम स्टेट में जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, तो हमने क्या लिखा, पी एन एम, यहाँ पे क्या लिखा, ए से बी था, ए से बी में पार्टिकल जा रहा था, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, इन जनरल एन सी एम में क्या लिख दिया, पी एन एम, और जहाँ पे सी बी था वहाँ पे क्या लिखा, एन एम। ठीक है, और इसके मोड का स्क्वायर, और इन जनरल जहाँ ए बी ए था या ए बी था वहाँ पे हमने क्या कर दिया, एन एम रख दिया। तो अपने पास ये क्या आ जाएगी, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इन जनरल के लिए। ठीक है, अब ये वाली जो स्टेट है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस टाइप से। ठीक, तो ये थी अपने पास टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। काफ़ी जो स्टेप है इसमें काफ़ी लंबे चौड़े हैं, पर कैलकुलेशन इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप एक एक स्टेप फॉलो करेंगे, साथ के साथ लिखेंगे, तो आपको बड़े आराम से ये समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी बात समझ ना आई हो, फिजिकली है या फिर मैथमेटिकली है, तो आप कमेंट कर